हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएस एकेडमी में। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक। तो अब राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उसका निर्वाचन कैसा होता है, क्या है, जो भी प्रोसेस था। अब पढ़ेंगे क्या, उसकी शक्तियों के बारे में। तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स में पढ़ा रहा हूँ और आप नोट्स बना लेते हैं तो कसम से आपकी तैयारी एकदम झकास हो जाएगी। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करें। शक्तियों की दो क्लास होगी, जो न्यायिक शक्ति होती है, आपात शक्ति और वीटो पावर। इनकी क्लास अलग होगी और जो ये नॉर्मल शक्तियाँ होती हैं इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जो पहली शक्ति है क्या है, वो कार्यपालिका की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। क्योंकि राष्ट्रपति के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता है, भले उसकी कोई जिम्मेदारी, बट उसके साइन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप जान लीजिए, जैसा है वो उसका हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी है। नियुक्ति और नियुक्तिकर्ता शपथ दिलाता है। हस्ताक्षर अगर कोई भी बिल आता है संसद में तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के, साइन के, हस्ताक्षर के वो लागू नहीं हो सकता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति नियुक्त किसकी करता है, मंत्री की करता है, पीएम की करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, और कैग की करता है। तो इन सब की बात जब इनका टर्म आएगा तब बात करते रहेंगे। और शपथ, ये शपथ भी दिलाता है जिनकी नियुक्ति करता है। तो क्या काम है इसका, हस्ताक्षर करेगा। कोई भी बिल अगर संसद में आएगा तो उसको पास करेगा, नियुक्ति करेगा, किसको क्या बनाना है ये भी नियुक्ति करेगा और शपथ दिलाएगा। उसके बाद दूसरी शक्ति जो इसकी विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या, विधायी शक्ति मतलब विधि शक्ति, जो कानूनी अधिकार है या कानूनी शक्ति कह सकते हैं। विधि शक्ति या कानूनी शक्ति। विधि शक्ति क्या है, ये जो है राष्ट्रपति लोकसभा में या राज्यसभा में SC ST के जो कैंडिडेट्स होंगे कुछ की जो सीट होगी रिजर्व करेगी, ताकि अगर वो लोग लोकसभा और राज्यसभा में होंगे तभी वो अपने समाज के लोगों की बात सुनेंगे। नहीं तो अगर दलित वहाँ पे एक भी नहीं होगा तो जो प्रकाश के लोग होते हैं तो बस वो अपनी बात रखेंगे। ऐसे भी समाज में दलितों को बहुत दबाया जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में क्या SC और ST की कुछ सीटें रिजर्व कर देता है। ये उसके पास पावर होती है। दूसरा क्या है, दो एंग्लो इंडियन, जो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन होते हैं उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, और राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो किसी को भी रख सकता है। एंग्लो इंडियन हमने कल बताया था, जो यूरोप के जो लोग थे, भारत की महिलाओं से शादी की, उनके द्वारा जो बच्चे होते हैं वो एंग्लो इंडियन थे। उसके बाद 12 मनोनीत, मैंने इंग्लिश में लिख दिया व्हाट्सएप भाषा, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा में जो 12 मनोनीत पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भी राष्ट्रपति वहाँ पे नियुक्त करता है, ताकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या बनी रहे और जो समाज में हो रहा है उसके बारे में वो जानकारी दे। क्योंकि मंत्री लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं, खाली कहने के नाम के होते हैं। उसके बाद अभिभाषण, जो संसद का सदन शुरू होता है राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति बुलाता है और सबको समझाता है कि आपको ये करना है, और उसके अभिभाषण से शुरू होता है, पहला भाषण से शुरू होता है। फिर विधेयक पर हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर यहाँ पे जो है वो क्या है, नियुक्ति जब करेगा, किसी की भी नियुक्ति करेगा तो उसके साइन करेगा। और जो विधेयक हस्ताक्षर है वो इसलिए है कि जब भी कोई कानून लोकसभा या राज्यसभा से पारित होगा, वो कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। जैसे वही इसको कहते हैं विधेयक पर हस्ताक्षर। उसके बाद है ज्वाइंट सेशन। राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि वो ज्वाइंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के साथ बुला सकता है। जब दोनों में मतभेद हो जाए तो ज्वाइंट सेशन बुलाएगा और उसको समझाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। बजट जो है कौन, राष्ट्रपति बनाता है। राष्ट्रपति बनाता है लेकिन इसको खुद कुछ करता नहीं, खाली ये पास कर देता है, पारित कर देता है। और इसके लिए क्या रखता है, एक वित्त मंत्री बना देता है। वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण ताई जी अपनी है। इनको बता दिया कि ऐसा है कि आप जो है बजट है इसको आप देखिए। राष्ट्रपति बस उसको अप्रूव करता है, साइन करता है, बाकी वो करता कुछ नहीं। बस उसका एक ही काम है कि ठप्पा लगाओ, सारे काम करवाओ। उसका कोई भी काम नहीं। और निर्मला सीतारमण ताई जो अपनी इतनी गुस्सैल है, अगर इनसे कोई सवाल भी करता है तो ये तुरंत भाग जाती हैं, ठीक। और यही अभी बजट जो 2021 का भी आया, यही पढ़ के सुनाती हैं। एक बार एक मीडिया वाले ने इनसे पूछा था कि मैडम आप बताइए प्याज 150 रुपये किलो है। इन्होंने कहा कि हम तो प्याज खाते नहीं, लेकिन आप नहीं खाती हैं तो भारत की जो इतनी जनसंख्या है वो तो खाती। तो ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं।
तो चलो मजाक की बात है। उसका वित्त आयोग होता है जो राष्ट्रपति को बताता है कि राज्य को जो है जो पैसा देना है वो 43% देना है। जिन राज्यों कुछ राज्यों को ज़्यादा पैसा मिलता है और कुछ राज्यों को कम पैसा मिलता है। तो जिन राज्यों को ज़्यादा पैसा मिलता है उसका भी कारण ये है कि जहाँ से राजस्व ज़्यादा आता है उसी हिसाब से उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। 43% एक लिमिट है, इससे कम आप नहीं दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हो सकता है तब जब राजस्व ज़्यादा है। जैसे किसी राज्य से 100 रुपये आ रहा है तो आप उसको कितना मिलेगा, 43 रुपये मिलेगा। अगर 200 आ रहा है 1000 आ रहा है तो 4300 मिलेगा। 1 लाख आ रहा है तो 43,000 मिलेगा। उसी हिसाब से इसको राजस्व मिलता है। उसके बाद आकस्मिक निधि का मतलब क्या है कि आकस्मिक निधि की जो पावर होती है वो कहीं इमरजेंसी में राष्ट्रपति जो है पैसा दे सकता है। जैसे ही अगर ये वित्त आयोग से बजट पास करने में तो टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा महीनों लग जाता है। लेकिन अगर ज़रूरत है इमरजेंसी में कहीं पता चला बाढ़ आ गई, आग लग गई किसी शहर में, बहुत सारा नुकसान हो गया, उसके लिए जब तक प्रोसेस करेंगे तब तक तो लोग रास्ते पे आ जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए राष्ट्रपति के पास इस पावर होती है कि वो आकस्मिक या इमरजेंसी में पैसा निकाल सकता है, पैसा दे सकता है। उसके बाद आता है राजनीतिक शक्ति या फिर डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीति शक्ति। इसमें क्या होता है, इसमें एम्बेसडर होते हैं, राजदूत। जब राजदूत जो होते हैं इंडिया के वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो किसकी सहमति से जाते हैं, राष्ट्रपति उनको हस्ताक्षर करके एक लेटर देता है, हस्ताक्षर करके लेटर देता है, ठीक। तो वो विदेश में जाते हैं राजदूत। और ये जो राजदूत होते हैं ये यूपीएससी क्लियर किए होते हैं, यूपीएससी IFS इंडियन फॉरेन सर्विस क्लियर करके जाते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे होते हैं। दूसरे देशों के साथ समझौता जो अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं उनके लिए इनको नियुक्त किया है। तो मंत्री लोग पढ़े नहीं लिखे तो होते नहीं एकदम, बस कोई 8वां 10वां 11वां 12वां मैट्रिक सब पास फेल, ठीक। तो ये लोग नेतागिरी करते हैं और बाकी देखभाल कौन, ये राजदूत करते हैं। दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनको कौन मेंटेन करता है, राजदूत करते हैं। राजदूत चाहे वो इंडिया से अगर जो इंडिया का वो विदेश में जाएगा तब भी राजदूत, अगर विदेश से कोई राजदूत इंडिया में आता है तब भी वो क्या कहलाता है, राजदूत। लेकिन अगर विदेश से भी कोई राजदूत आता है तो सबसे पहले उसको हाजिर राष्ट्रपति के पास जाके कि हुजूर मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं उस देश का राजदूत हूँ। उसके बाद आता है उच्चायुक्त। उच्चायुक्त किसे कहते हैं और राजदूत में डिफरेंस जो है, जो देश कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, जो देश कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उनके जो राजदूत होंगे तो क्या होंगे, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर उच्चायुक्त होंगे। इसलिए भारत का जब भी कोई राजदूत आता है किसी भी देश में तो क्या होगा, वहाँ का उच्चायुक्त होगा, ना कि राजदूत होगा। क्योंकि भारत भी जो है गुलाम रहा है। और जो किसी जो देशों का समूह होता है, मान लीजिए 1 2 3 है तो राष्ट्र कॉमनवेल्थ इनको कहते हैं, राष्ट्रमंडल। जो भी राष्ट्रमंडल हैं, जो भी दो देश कभी न कभी किसी के गुलाम रहे हैं, उनके जो भी राजदूत होंगे उनको उच्चायुक्त कहते हैं। उसके बाद बात आती है सैन्य शक्ति की, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर क्या होती है, तीनों की जो मिलिट्री पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है, रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री के जो किसको नियुक्त करता है, CDS को। CDS किस पे, तीनों पे कंट्रोल करती हो, चाहे आर्मी आपकी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ठीक। तो कभी कभी होता क्या है कि किसी भी देश की बहुत बार ऐसा हो, पाकिस्तान में तो बहुत बार हुआ कि वहाँ की मिलिट्री वहाँ के राष्ट्रपति को मार देती है और खुद वहाँ का शासन अपने हाथों में ले लेती है। तो इंडिया में जो है रूल इसलिए अलग बनाया गया, कुछ ऐसा सोच कि कभी इंडिया की आर्मी जो विद्रोह ना कर पाए। इसीलिए क्या किया गया कि तीनों को, आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, आपकी नेवी, तीनों को अलग अलग कर दिया गया। और इसका एक जो चीफ डिफेंस सिक्योरिटी के CDS हैं अपने बिपिन रावत जी, उनको बना दिया गया। क्योंकि डायरेक्टली ना तो आर्मी एयरफोर्स को ऑर्डर दे सकती है और ना ही एयरफोर्स नेवी को ऑर्डर दे सकती है। जब भी कभी अगर मान के चलिए सेना ने विद्रोह कर दिया, एयरफोर्स ने कर दिया, तो राष्ट्रपति किसको बोलेंगे, रक्षा मंत्री CDS को। CDS जो बिपिन रावत अध्यक्ष हैं वो क्या करेंगे, आर्मी से कहेंगे कि एयरफोर्स पे अटैक करो, तो ये एक दूसरे को मार देंगे। इस हिसाब से जो है विद्रोह नहीं होगा, ठीक। अब जो राष्ट्रपति होता है युद्ध का जो ऑर्डर देगा वो भी राष्ट्रपति देगा, लिखित में देगा। युद्ध का विराम राष्ट्रपति के लेटर से युद्ध रोका जा सकता है। युद्ध ऐसे शुरू नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति जो लिखित में नहीं देगा, और ये रुकेगा भी नहीं जब तक राष्ट्रपति
जो है इसका आदेश नहीं देगा। अगर परमाणु बम कहीं पे गिराना है, अगर ऐसे नॉर्मली कोई गिरा सकता तो मैं भी जब मरने वाला होता तो कहता कि गिरा दो और साला पाकिस्तान ख़त्म कर दो, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। परमाणु गिराने के लिए किसके हस्ताक्षर चाहिए? तो पहले राष्ट्रपति का लिखित में चाहिए, फिर प्रधानमंत्री का, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और सलाहकार चाहिए जो अजीत डोभाल हैं। उसके बाद जो सेना का कमांडेंट होगा उसको भी देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ऐसे भी नहीं परमाणु बम आप कहीं भी गिरा सकते हो, ऐसे नहीं गिरा सकते हैं। 5 लोगों के लिखित में देना पड़ेगा तभी आप परमाणु बम गिरा सकते हैं। उसके बाद बात करती शिक्षा की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं वहाँ पे होते हैं काउंसलर होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? वीसी होते हैं, वाइस चांसलर, कुलपति होते हैं। जैसे AKTU के कुलपति कौन है? याद नहीं इस टाइम, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जब गोल्ड मेडल दिया जाता है तो कौन देता है? कुलाधिपति देते हैं। और जब अदर ऐसे वाइस चांसलर स्टेट में दिया जाता है कोई तो कुलपति देते हैं यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में। उसके बाद विवेक का अधिकार, विवेकाधिकार, सेल्फ पावर। सेल्फ पावर क्या है कि जब सेल्फ पावर तब यूज़ करते हैं कि संसद में, मान लीजिए कि संसद में लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं और राज्यसभा में कितनी 245 MLA होते हैं और MPs होते हैं, दोनों होते हैं। तो सरकार बनाने के लिए कितना? 273 चाहिए। इसका आधा 545 का आधा 272 का आधा सॉरी 272 प्लस मतलब 72.5 होगा। तो आधा तो ले नहीं सकते, तो 273 के मतलब 50% वोट्स होने पर आप उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसको जब त्रिशंकु लोकसभा होती है, ठीक है, तब यूज़ किया जाता है। मान लीजिए A पार्टी उसके 250 सीट्स हैं या 250 MLAs हैं और B के पास कितने हैं? 100 हैं, C के पास 100 हैं, सॉरी C के पास 10 हैं। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्या करेगा? जो C है इसको बना देगा इसको प्रधानमंत्री बना देगा। जो C है इसके बाद 10 कैंडिडेट्स हैं, 10 MLAs हैं, इसको बना देगा अपने विवेकाधिकार पे कि नहीं हम तुमको भी नहीं बनाएंगे, तुमको भी नहीं बनाएंगे, इनको बना देंगे। इनको बना तो देगा लेकिन इनको 30 दिन का जो है नोटिस देगा। 30 दिन के अंदर इनको क्या करना पड़ेगा? अपने 273 MLAs को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा, हाँ इतने MLA मेरे पास है। 30 दिन के टाइम में अगर ये 273 की संख्या पूरी कर लेते हैं तो इनको प्रधानमंत्री मान लिया जाएगा। लेकिन जब ये जो बनती हैं 273 तो ये बनेंगे कैसे? 30 दिन में क्या करेंगे? 250 इनके साथ गठबंधन कर लेंगे ये इनके साथ, तो 30 20 50 280 हो जाएंगे। तो अब इन दोनों में लड़ भी सकते हैं कि नहीं, कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कहेंगे हम बनेंगे। अगर तीनों में सहमत होगी तो कहेगा कि चलो हम रक्षा मंत्री बन जाते हैं, ये कहेगा हम रक्षा मंत्री बन गए, B कहेगा कि हम जो है प्रधानमंत्री बन गए, C कहेगा कि हम होम मिनिस्टर बन गए, गृह मंत्री बन गए। तो इस प्रकार से इसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन की सरकार है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद आता विशेषाधिकार, स्पेशल पावर। राष्ट्रपति के पास स्पेशल शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? तो पहले गिरफ्तारी, उसको उसके पद पे रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जाता। फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जिससे अगर वो मर्डर कर देता, रेप कर देता, किसी को धमकी देता है तो जो है राष्ट्रपति के ऊपर फौजदारी का मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन दीवानी का मुकदमा चल सकता है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अगर पैसे के लेन देन की कोई ऐसी बात है तो उसको पैसे के रूप में जुर्माना देना पड़ेगा, जैसे मुआवजा देना पड़ेगा, उसका मुकदमा चल सकता है, मतलब दीवानी का मुकदमा चल सकता है। तो ये राष्ट्रपति की जो पावर्स थी उसके बारे में बात हो गई। अब जो इसकी न्यायिक क्षमता है, आपातकाल वाली शक्ति है और वीटो पावर है, नेक्स्ट क्लास में बात करें। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन सी शक्तियाँ? हस्ताक्षर नियुक्ति और शपथ। हस्ताक्षर करना होगा तब भी अगर मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसकी भी वो करेगा, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे क्या हो, अगर किसी के बारे में नियुक्त करता है तो साइन के बिना नियुक्ति नहीं होगी और वो शपथ दिलाता है इन सबको। विधायी शक्तियाँ कि विधि और कानून शक्ति से कहते हैं, विधि शक्ति। SC/ST को जो है लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल सीट्स देगा। और अभिभाषण से उस जो संसद का सदन शुरू होता है अभिभाषण से शुरू होगा, उसके 12 मनोनीत सदस्यों को नियुक्त करता है, 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है और जॉइंट सेशन को भी बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। फिर आता है वित्तीय शक्ति, बजट को प्रस्तावित करता है लेकिन राष्ट्रपति उसको खुद नहीं चलाता है, एक वित्त मंत्री बनाता। तो निर्मला सीतारमण जी हैं जो बहुत ही खड़ूस हैं,
सॉरी खड़ूस नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत गुस्सैल टाइप में है, किसी बात का सही जवाब नहीं। एक वित्त आयोग को जो राष्ट्रपति के से कहेगा स्टेट को 43% जो आपको पैसा देना होगा। आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है, को बिना किसी टाइम पीरियड्स के बजट या पैसे को दे सकता है। उसके बाद राजनीतिक शक्ति होती है जो कूटनीति से कहते हैं डिप्लोमेटिक पावर। राजदूत वो होता है इंडिया का, अगर विदेश में जाएगा तब भी राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, और विदेश से कोई इंडिया में आता है तब भी उसे राष्ट्रपति को सबसे पहले सुबह नहा धो करके पहुँचना है और बोलना है कि हाँ सर मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं उस देश से आया हूँ और उस देश का राजदूत हूँ। उच्चायुक्त उसे कहते हैं जो देश ब्रिटेन की कभी ना कभी गुलाम रहे हैं, जो देश ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं, उनके जो हाई कमांडेंट होते हैं उन्हें उच्चायुक्त कहते हैं। उसके सैन्य शक्तियाँ होती हैं, सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास तीनों होती है, लेकिन रक्षा मंत्री को नियुक्त कर, रक्षा मंत्री सीडीएस को करता है, सीडीएस आर्मी एयरफोर्स और नेवी को कंट्रोल करता है। फिर युद्ध करने के लिए भी राष्ट्रपति का साइन चाहिए, इसको रोकने के लिए भी चाहिए, और परमाणु गिराने के लिए राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, सलाहकार, रक्षा मंत्री और कमांडेंट की सिग्नेचर चाहिए। शिक्षा के बारे में अगर बात करें, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनका जो हेड होता है, काउंसलर होता है, वो कुलाधिपति होता है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं उनका वीसी होता है, वाइस चांसलर होता है। स्टेट जो कुलाधिपति होता है वो गोल्ड मेडल देने के लिए उसको बुलाया जाता है, ऐसे वो हर जगह नहीं जाते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते हैं। उसके बाद विवेकाधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार सेल्फ पावर के बलबूते पर किसी को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है। उसके पास सीटें चाहे हो 273 या ना हो, लेकिन 30 दिन के अंदर उसको वो 273 सीटें लानी होती हैं। अगर यही जो जिसका सीटें कम होती, जब ये सरकार बनाते हैं 273 पूरी कर लेते हैं तो इससे गठबंधन की सरकार कहते हैं। विशेषाधिकार, गिरफ्तार नहीं हो सकता, फौजदारी का मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन दीवानी का मुकदमा चलेगा। तो आपका राष्ट्रपति के पावर के बारे में बात हुई। अगली क्लास में इसकी जो 3 पावर्स बची और थोड़ा लंबी हैं तो बाद में बात होगी। तो कैसी रही क्लास कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू क्लास।